हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने कुछ रैंडम टॉपिक्स देखे थे ट्रांसफॉर्मर के अंदर, जिसमें कि मैंने बताया था एक तो कि ट्रांसफॉर्मर को एज अ मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट कैसे ट्रीट करना है, और दूसरा मैंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मर के साइज को अगर स्केल किया जाए तो उससे ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हम लोग इस वीडियो के अंदर भी कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक लिखना, पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। अब देखो, ये चीज मैंने बोला था, कई जगह मैं ये वर्ड यूज कर चुका, पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। इसी के बारे में अब मैं डिस्कस करने वाला हूं कि पावर ट्रांसफॉर्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहली बात, पावर ट्रांसफॉर्मर है क्या चीज। तो क्या होता है, कोई भी पावर सिस्टम को अगर देखें इन जनरल, तो सबसे पहले आता है जनरेटर, जो कि एक्चुअल पावर को जनरेट कर रहा है, टरबाइन की मदद से चलाया जा रहा है। इसके बाद हमारा एक ट्रांसफॉर्मर लगता है, और इसके बाद आती है ट्रांसमिशन लाइन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर होता है इसे कहते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर। तो इसका काम क्या होता है, ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है। उसका रीजन कि एपरेंट पावर होती है V इंटू आई। इफ वोल्टेज इज इंक्रीज्ड, करंट डिक्रीजेस फॉर सेम एस। तो लॉस कितनी होगी वायर के अंदर, पावर I स्क्वायर आर। तो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये भी डिक्रीज होगा। तो पावर ट्रांसफॉर्मर का पर्पस क्या है, वोल्टेज को बढ़ा देना, ताकि जब पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो जो ओमिक लॉस आने वाला है वो मिनिमम रहे। याद रखना, कॉपर लॉस नहीं बोलोगे, ये वाले लॉस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आ रहे हैं, और ट्रांसमिशन लाइन कॉपर से नहीं बनाई जाती, एल्यूमिनियम से बनती है। और वहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है, अब तुमने जो हाई वोल्टेज करके भेजा है, हमारे घर के अंदर तो 230 वोल्ट की जरूरत है, तो उस हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके ही लोड को दे सकते हो, तो वो काम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का। तो इसमें लिखना, पावर ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड, पावर ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन, between generating station and transmission line, between generating station and transmission line, to step up the voltage, to step up the voltage before transmission, to step up the voltage before transmission, in order to minimize ohmic losses, in order to minimize ohmic losses during transmission, ohmic losses during transmission। ठीक है, अगला लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर इज कनेक्टेड at the load end, at the load end, in order to step down the voltage, in order to step down the voltage before delivering power to the load, before delivering power to the load। अब सिंस पावर ट्रांसफॉर्मर सीधा जनरेटर से पावर ले रहा है, तो इसकी पावर रेटिंग बहुत हाई होती है। क्योंकि देखो होगा क्या ना, ये जो यहां से ट्रांसमिशन लाइन गई, ये आगे जाके कई लाइंस में बट जाएगी, तो पावर भी डिवाइड हो जाएगी, तब आगे जाके कहीं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगता है। यानी एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को सिर्फ एक एरिया वाली पावर लेनी है, वहीं जनरेटर से सप्लाई कई सारे एरिया होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे घर के पास अगर कोई पावर प्लांट है, वो सिर्फ तुम्हारे घर वाली लोकेलिटी को पावर नहीं कर रहा है, वो कई लोकेशंस को पावर दे रहा है। बट तुम्हारे घर के पास जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर है, वो सिर्फ तुम्हारी लोकेलिटी की पावर हैंडल कर रहा है।
यानी जनरेटर से आने वाली पावर इज मच लार्जर एज कंपेयर टू पावर हैंडल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर तो सिर्फ एक लोकेलिटी की पावर को ही हैंडल करेगा। तो ये वाला पॉइंट लिखो, द पावर हैंडल्ड बाय पावर ट्रांसफॉर्मर, the power handled by power transformer or kVA rating of power transformer is much higher as compared to distribution transformer, and power transformer operates at higher voltage as compared to distribution transformer, मेरी बात क्लियर हुई? पावर ट्रांसफॉर्मर ज्यादा वोल्टेज पे क्यों ऑपरेट कर रहा है? जैसे मान लो जनरेटर ही सही, जनरेटर 11 केवी या 33 केवी देगा और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितनी वोल्टेज हमें दे रहा है? 230 वोल्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पावर ट्रांसफार्मर की जो वोल्टेज रेटिंग है वो डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा है। ठीक है। और क्या होता है, मैंने ये चीज पहले भी बताई है कि जितनी ज्यादा वोल्टेज का यूज करना है उतनी ही ज्यादा इंसुलेशन का भी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज बढ़ने से बढ़ती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंसुलेटर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करवा सकती है। तो वोल्टेज के साथ साथ इंसुलेशन बढ़ाना जरूरी है। तो अगला पॉइंट ये भी लिख लो, ड्यू टू हायर वोल्टेज रेटिंग insulation needs to be increased. Due to higher voltage rating, insulation needs to be increased in power transformer. अब जैसे एक एग्जांपल लो, मान लो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग है। कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग में अगर इंसुलेशन बढ़ाते हो तो एलवी और एचवी के बीच में इंसुलेशन लगाई जाती है, वो बढ़ा देने से एचवी और एलवी दूर हो जाएंगे। अगर एचवी और एलवी दूर हो गए तो इनके बीच का लीकेज बढ़ जाएगा। तो ये भी पॉइंट लिखो, बाय इंक्रीजिंग इंसुलेशन द सेपरेशन बिटवीन एलवी एंड एचवी वाइंडिंग्स increases, so leakage also increases, or power transformer has higher leakage impedance, हायर लीकेज रिएक्टेंस लिख लेना, हायर लीकेज रिएक्टेंस। इंपीडेंस में तो क्योंकि रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। ये पॉइंट्स क्लियर हुए? अब एक काम करो, एक टेबल बना लो, उसमें पहला कॉलम लिखना पावर ट्रांसफॉर्मर और ऐसे ही दूसरा लिखना डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो इनके डिफरेंसेस हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं। अब पावर ट्रांसफॉर्मर में पहला पॉइंट, यूज्ड एट हाई वोल्टेज, एग्जांपल 400 केवी, एग्जांपल में यहां लिख दे रहा हूं 400 केवी, 220 केवी, 33 केवी, 66 केवी एटसेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो यूज्ड एट लो वोल्टेज 11 केवी, 6.6 केवी, 3.3 केवी, 440 वोल्ट और 220 वोल्ट। ठीक है।
तो ये जनरली वोल्टेज लेवल रहते हैं पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के। अगला लिखो, पावर ट्रांसफॉर्मर में लिखना रेटिंग अबव 200 MVA, रेटिंग अबव 200 MVA। डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो रेटिंग लेस देन 200 MVA, रेटिंग लेस देन 200 MVA। अब पावर ट्रांसफॉर्मर जब ज्यादा पावर, ज्यादा वोल्टेज, सब चीज हैंडल कर रहा है तो उसका साइज भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि ज्यादा वोल्टेज में ज्यादा इंसुलेशन होगा, ज्यादा बड़ा कोर बनाना पड़ेगा, तो उसी अकॉर्डिंगली उसका साइज ज्यादा होता है। तो अगला लिखो, पावर ट्रांसफॉर्मर में लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज। डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। पावर ट्रांसफॉर्मर operates at full load, operates at full load. Distribution operates at variable load, operates at variable load. ये बात मैंने एफिशिएंसी में भी बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर का लोड पूरे दिन बदलता रहता है। पावर ट्रांसफॉर्मर एफिशिएंसी इज यूज्ड, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर ऑल डे एफिशिएंसी इज यूज्ड। जब मैंने ऑल डे एफिशिएंसी बताया था यही बोला था ना, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर यूज होगा। अगला, पावर ट्रांसफॉर्मर जब सारा दिन फुल लोड पे चल रहा है, यानी वो रेटेड कंडीशन पे ही चलेगा, तो मैं ये चाहता हूं कि उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी भी रेटेड कंडीशन पे आए, ताकि जब मैं चलाऊं तो उसे मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी पे चलाऊं। तो अगला पॉइंट लिखना, पावर ट्रांसफॉर्मर में designed to have maximum efficiency, designed to have maximum efficiency at full load, at full load। डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो designed to have maximum efficiency, designed to have maximum efficiency at 50 to 70% of full load, at 50 to 70% of full load। ठीक है, कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर फुल लोड पे नहीं चलता, सारा दिन लोड बदलता रहता है, तो फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी अगर आती भी है तो कोई फायदा नहीं है। तो इसको बनाओ ऐसा कि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी फुल लोड से कम पे आए। कम पे क्यों आए? क्योंकि सारा दिन लोड फुल लोड तो रहेगा नहीं, उससे कम ही रहने वाला है, तो जितने लोड पे चलने वाला है उसी पे एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, तो जब ये चलेगा जब ही एफिशिएंसी मैक्सिमम रहेगी। अगर कोई चल 80% पे रहा है और मैक्सिमम एफिशिएंसी 100% पे है तो वो अचीव तो हो ही नहीं पाएगी। तो अगर ये 50 से 70% पे ही ऑपरेट करेगा तो मैक्सिमम एफिशिएंसी भी इस बीच ही चाहते हैं। ठीक है, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो डिपेंड करता है, बट डिजाइनिंग ऐसी करो कि मिल जाए। अगला पॉइंट लिखना, पावर ट्रांसफॉर्मर में कॉपर एंड आयरन लॉस, कॉपर एंड आयरन लॉस ऑकर एंटायर डे, कॉपर एंड आयरन लॉस ऑकर एंटायर डे। देखो, जब ये सारा दिन फुल लोड पे चलने वाला है तो इसका एनर्जी लॉस कैसे होगा? इसका एनर्जी लॉस होगा, अगर सारा दिन ये फुल लोड पे चल रहा है तो कॉपर लॉस तो फुल लोड वाले ही आएंगे ना। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर सारा दिन उसका लोड बदलता रहता है, तो मैंने ये बताया भी था एनर्जी लॉस कैसे निकालते हैं। पी कोर में तो 24 घंटे मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, बट कॉपर लॉस अलग अलग टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि कॉपर लॉस बदलता रहता है। वहीं पावर ट्रांसफॉर्मर सारा दिन फुल लोड पे चलने वाला है तो उसका कॉपर लॉस क्या रहेगा? PCUFL। तो पावर ट्रांसफॉर्मर में लिखना कॉपर एंड आयरन लॉस ऑकर एंटायर डे। डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो आयरन लॉस ऑकर्स, आयरन लॉस ऑकर्स एंटायर डे, ऑकर्स एंटायर डे while copper loss
पहले लिखना कोर लॉस, सॉरी दोबारा से लिखो, डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो कोर लॉस ऑकर्स एंटायर डे, कोर लॉस ऑकर्स एंटायर डे, एंड कॉपर लॉस डिपेंड्स ऑन लोड, कॉपर लॉस डिपेंड्स ऑन लोड। ठीक है, यहां कॉपर लॉस कितना लोड कनेक्टेड है उस पर डिपेंड करेगा। अब देखो इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो ज्यादा है पावर ट्रांसफॉर्मर की, तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है 4.44 FN BM AN। तो ज्यादा वोल्टेज रेटिंग के लिए इसका BM ज्यादा रखना जरूरी है, तो यही लिखो ड्यू टू हाई वोल्टेज रेटिंग ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर, ड्यू टू हाई voltage rating of power transformer, it is operated at higher flux density, it is operated at higher flux density। अगला लिखो डिस्ट्रीब्यूशन में लिखना लोअर फ्लक्स डेंसिटी, लोअर फ्लक्स डेंसिटी। तो देखो BH कर्व कैसा बनता है अपना, उसमें रेसिडुअल भी होता है ना, कुछ इस टाइप से बनता है ना। तो पावर ट्रांसफॉर्मर में कोशिश करोगे इस पॉइंट पे चलाएं, यानी नी पॉइंट पे, और डिस्ट्रीब्यूशन में इससे नीचे चलाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट, क्योंकि उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा। सैचुरेशन का इंपैक्ट क्या होता है ये हम बात करेंगे जब हार्मोनिक्स पे पहुंचेंगे, कि सैचुरेशन आने से वेवफॉर्म बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि वहां तक चलाओ जहां तक लीनियर रीजन है, उसके ऊपर मत जाओ। तो डिस्ट्रीब्यूशन इसके नीचे चलेगा, पावर ट्रांसफॉर्मर नी पॉइंट पे चलेगा। ठीक है, अब अगला लिखो पावर ट्रांसफॉर्मर में डिजाइंड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कोर, डिजाइंड फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द कोर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट प्रॉपरली यूज द कोर, डज नॉट प्रॉपरली यूज द कोर। ठीक है, ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ, जब पावर ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हो तो जितना मटेरियल मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी ले सकता है उसी पे चला रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो सैचुरेशन है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में उससे नीचे चला रहे हो, तो मटेरियल की कैपेसिटी को पूरा यूज नहीं कर रहे हैं। मटेरियल की कैपेसिटी का पूरा यूज किसमें किया जा रहा है, पूरा यूज किया जा रहा है पावर ट्रांसफॉर्मर में। और हम ये भी जानते हैं कि BM हाई रखने से सेम वोल्टेज पे कम एरिया लगता है, तो BM हाई करके क्या कोशिश कर रहे हैं, साइज कम करने की। तो अगला यही लिखो ड्यू टू हाई BM, पावर में लिखना ड्यू टू हाई BM size and weight can be reduced, size and weight can be reduced। डिस्ट्रीब्यूशन में लिखो size and weight cannot be reduced, size and weight cannot be reduced। अब ऐसा मत सोचना कि मैं ये बोल रहा हूं पावर ट्रांसफॉर्मर का वजन डिस्ट्रीब्यूशन से कम होगा, ऐसा नहीं। अगर सेम वोल्टेज लें तब BM बढ़ाने से एरिया कम होता है, लेकिन सेम वोल्टेज पे, जबकि हम ये जानते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर की वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन से कहीं ज्यादा है, तो एरिया ज्यादा रहेगा। बट मैं कह रहा हूं हाई फ्लक्स डेंसिटी की मदद से अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बन रहा था तो हो सकता है तुम उसे 70-80 पे ले आओ। डिस्ट्रीब्यूशन से कम कर दो ऐसा नहीं बोला, लेकिन जो हो सकता है उससे कम किया जा सकता है। जो अभी लग रहा होगा एरिया, उससे कम एरिया में काम चला सकते हो। अगला डिजाइन, पावर ट्रांसफॉर्मर में लिखना डिजाइन टू मिनिमाइज कॉपर लॉस, डिजाइन टू मिनिमाइज कॉपर लॉस। एक्चुअल में क्या होता है ना, PCUFL कोर से ज्यादा होता है, तो अगर दोनों ही लॉस आ रहे हैं तो किसको मिनिमाइज करना चाहिए, जो ज्यादा है, यानी कॉपर लॉस। और इसमें क्या हो रहा है कि कोर लॉस तो 24 घंटे आ रहा है, कॉपर वेरिएबल है, तो यहां किसको मिनिमाइज करोगे, कोर लॉस को। तो यही लिखो
डिजाइंड टू मिनिमाइज कोर लॉस, डिस्ट्रीब्यूशन में डिजाइंड टू मिनिमाइज कोर लॉस। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसमें बीएम कम रखा है ना, कोर लॉस बीएम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आता है, फिर चाहे हिस्टेरेसिस हो या एडी करंट, दोनों में आता है बीएम स्क्वायर। तो जिसका बीएम कम है उसका कोर लॉस भी कम होगा। ठीक है, तो इसमें कोर लॉस को कम रखते हैं और इसमें कॉपर लॉस को। अगला लिखो, वोल्टेज रेगुलेशन इज नॉट क्रिटिकल। वोल्टेज रेगुलेशन इज नॉट क्रिटिकल। डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज रेगुलेशन इज क्रिटिकल। वोल्टेज रेगुलेशन इज क्रिटिकल। इस बात का मतलब क्या है? देखो मैंने पहले भी बोला था, पावर ट्रांसफॉर्मर में जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है उसकी हमें टेंशन ही नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में वो पॉइंट क्रूशियल क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज सप्लाई कर रहा है लोड को, तो अगर वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप हो गया तो लोड को वोल्टेज कम मिलेगा। इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज रेगुलेशन कम रखा जाए और पावर ट्रांसफॉर्मर में कितना आता है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और चाहे तो यहां लिख लेना XPU, XPU पावर ट्रांसफॉर्मर 0.1 PU, 0.1 PU, और डिस्ट्रीब्यूशन में 0.01 PU, 0.01 PU। अब एक बात और देखो, समझो, जब शॉर्ट सर्किट की बात करते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की वजह से भी आ सकता है, यह बात का ध्यान रखना। तो हम लोग शंट ब्रांच इग्नोर कर देते हैं ना, क्योंकि हाई करंट में I0 को इग्नोर कर सकते हो। मान लो शॉर्ट सर्किट आ गया, तो ये RPU है, ये XPU है, और ये है VPU। तो ये जो शॉर्ट सर्किट में करंट जा रहा होगा ISC, इसको क्या लिखोगे? VPU अपॉन ZPU, या VPU अपॉन रूट में RPU का स्क्वायर प्लस XPU का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर पर यूनिट इंपेडेंस हाई है तो शॉर्ट सर्किट करंट भी लो होता है। तो ये वाला भी लिख लेना, ड्यू टू हाई लीकेज इंपेडेंस, ड्यू टू हाई लीकेज इंपेडेंस ऑफ पावर ट्रांसफॉर्मर, high leakage impedance of power transformer, its short circuit current reduces, short circuit current reduces, and it is better protected, and it is better protected against fault. It is better protected against fault. ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो दोनों के डिफरेंसेस क्लियर है कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर डिफरेंट कैसे होते हैं। तो इस पे जो है ना थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो ये डिफरेंसेस क्लियर होना चाहिए कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन कहां यूज होते हैं, रेटिंग्स में क्या फर्क है, कोर कॉपर लॉस में क्या फर्क है, कौन सी क्वांटिटी किस ट्रांसफॉर्मर के लिए क्रूशियल है। तो ये सारे पॉइंट्स अगर क्लियर होंगे तो एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आता है तो स्ट्रेट अवे आंसर लगा सकते हो। अब अगले छोटे से टॉपिक पे आते हैं, तो नेक्स्ट लिखना 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर का मतलब कि ट्रांसफॉर्मर पे सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी नहीं, एक तीसरी वाइंडिंग भी लेके चलेंगे जिसे बोलेंगे टर्शरी। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर के कोर पे 3 वाइंडिंग आने वाली हैं। ठीक है, देखो मैं तीनों वाइंडिंग बना रहा हूं। तो अगर ये प्राइमरी है, इसके N1 टर्न्स हैं, ये सेकेंडरी है N2, और ये टर्शरी है N3। तीनों सेम कोर पे
प्रेजेंट है ना। अब इसको स्टैंडर्ड सर्किट में कैसे शो करते हैं कि भाई अगर हर बार थोड़ी ना एक कोर और वाइंडिंग ऐसे बना के दिखाएंगे, सिंपल सर्किट अगर बनाना चाहूं तब मैं क्या शो करूंगा, 3 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर को, कि मेरे पास एक सोर्स होगा प्राइमरी का N1, दूसरी वाइंडिंग आएगी सेकेंडरी N2, तीसरी वाइंडिंग आएगी टर्शरी N3। अभी आइडियल केस की मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकल नहीं, तो इसमें ना कोई रेजिस्टेंस ना कोई रिएक्टेंस, किसी की बात नहीं हो रही है। ये मान लो सेकेंडरी और टर्शरी में कोई लोड लगा है और प्राइमरी पे एक सोर्स लगा है और ये मैग्नेटिकली कपल्ड है, तो उसको ऐसे दिखा दिया जाएगा। मैग्नेटिक कपलिंग को ना ऐसे डबल लाइन से दिखा देते हैं। अब सबसे पहली बात कि सेम फ्लक्स है सभी वाइंडिंग से, थ्रू ऑल वाइंडिंग्स। इसका मतलब वोल्टेज अपॉन टर्न्स इज सेम, जिसका मतलब V1 by N1 इज इक्वल टू V2 by N2 इज इक्वल टू V3 by N3। ठीक है, वोल्टेज पर टर्न विल ऑलवेज बी सेम। तो ये बात आगे के लिए भी ध्यान रखो, जब कितनी भी वाइंडिंग्स अगर एक ही कोर पे लगी हैं तो वोल्टेज पर टर्न विल ऑलवेज बी सेम। अब इसके बाद हम लोग क्या कहते हैं कि अगर हम करंट्स की बात करें तो करंट्स का रिलेशन किससे निकाला जाता है, एमएमएफ बैलेंसिंग से। तो हम क्या जानते हैं, जो भी एमएमएफ I1 बनाएगा उस एमएमएफ को सेकेंडरी और टर्शरी अपोज करते हैं, जो हमने कंपेंसेशन इफेक्ट भी देखा था। तो एक ही वाला पॉइंट लिखना, द एमएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी, द एमएमएफ produced by primary is opposed by secondary and tertiary winding, is opposed by secondary and tertiary winding, and since the transformer is constant flux device, since the transformer is a constant flux device, the MMF under no load condition should be same as the MMF under loaded condition, तो लोडेड कंडीशन में MMF है N1 I1 और नो लोड में रहा होगा N1 I0 हमारा नो लोड करंट है जो IW I म्यू से बनता है, प्लस N2 I2 प्लस N3 I3। ठीक है, तो इसका मतलब देखो ये समझो, लोड लगाने पे भी जो नेट MMF बन के आ रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का, वो किसके बराबर है, N1 I0 के। यानी MMF अंडर लोडेड कंडीशन इज सेम एज MMF अंडर नो लोड कंडीशन। अब अगर पहली इक्वेशन में N1 कॉमन ले लो तो ये बना I0 प्लस N2 बाय N1 I2 प्लस N3 बाय N1 I3। तो इसको ऐसे समझ सकते हो ना कि I2 और I3 को तुमने प्राइमरी पे रेफर कर लिया है। N2 बाय N1 से I2 कहां आ गया, प्राइमरी। N3 बाय N1 से I3 भी कहां आ गया, प्राइमरी।
और उसमें नो लोड करंट जोड़ देने से क्या बन गया टोटल? प्राइमरी करंट। तो टोटल प्राइमरी करंट इज नो लोड करंट प्लस रिफ्लेक्टेड वैल्यू ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी करंट। अब अगर पावर निकालनी है तो वो VI कॉन्जुगेट से आती है, तो करंट का कॉन्जुगेट लोगे, दोनों साइड कॉन्जुगेट कर लो, I0 कॉन्जुगेट प्लस N2 बाय N1 I2 कॉन्जुगेट प्लस N3 बाय N1 I3 कॉन्जुगेट। पावर निकालने के लिए वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों तरफ V1 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें हम क्या कर रहे हैं। ये जो टर्न्स रेशो वाली टर्म आ रही है ना, इसको मैंने वोल्टेज के साथ क्लब कर लिया थी, तो ये करंट के साथ, करंट को एज इट इज रहने दिया, ले किस में लिया? वोल्टेज में। तो ये बना V1 I1 कॉन्जुगेट इज V1 I0 कॉन्जुगेट प्लस V2 I2 कॉन्जुगेट प्लस V3 I3 कॉन्जुगेट, यानी कि S1 इज S0 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? तो ये क्या हो गई इक्वेशन पावर कंजर्वेशन की, कि प्राइमरी में जो टोटल एपरेंट पावर है उसकी कुछ पावर नो लोड पे जा रही है, कुछ पावर सेकेंडरी में और कुछ पावर टर्शरी में। तो हमें क्या याद रखना है? 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में 3 चीजें, वोल्टेज पर टर्न वाला कॉन्सेप्ट, MMF बैलेंसिंग और तीसरा पावर कंजर्वेशन। तो जैसे एक आइडियल ट्रांसफार्मर में करते भी हो 2 वाइंडिंग वाले में, बस यहां इतना फर्क है कि सेकेंडरी के साथ एक टर्शरी भी आ गई, बाकी चीजें तो सेम ही है ना इसके अंदर। तो इसमें रटने वाला ऐसा कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बस 2 की जगह 3 वाइंडिंग और तीनों वाइंडिंग सेम कोर पे वाउंड है, ठीक है। और ऐसे कुछ क्वेश्चन हम देख भी चुके हैं ऑलरेडी जहां 2 से ज्यादा वाइंडिंग होती हैं, बस उसी चीज को मैंने कंसेप्ट में ट्रांसलेट करके बता दिया है। अब इसके आगे की बात करते हैं। एक क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्शरी वाइंडिंग? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टर्शरी वाइंडिंग? पहला लिखो, interconnecting three different power system, interconnecting 3 different power system operating at different voltage levels, ठीक है। 3 पावर सिस्टम है, एक का वोल्टेज V1, एक का V2, एक का V3, तीनों को साथ में कैसे जोड़ा जाए? एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से। अगला लिखो, it can be used to obtain a low voltage level to operate loads in power station, जैसे देखो पावर स्टेशन है जहां एक ट्रांसफार्मर ऑलरेडी लगा हुआ है, वो पावर स्टेशन अपनी इलेक्ट्रिसिटी कहां से लेगा? अपनी लाइट, AC, फैन, मशीन्स, ये कैसे रन करेगा? तो वो क्या करेगा, जो ट्रांसफार्मर पावर स्टेशन में रखा है उसी में एक तीसरी वाइंडिंग लेगा और उस तीसरी वाइंडिंग से कम वोल्टेज जनरेट कर लेगा और उस वोल्टेज से अपने खुद के लोड्स को ऑपरेट कर लेगा। तो ये होता है टर्शरी का एप्लीकेशन, ठीक है। अगला लिखो, टू कनेक्ट reactive power compensation at a power station,
रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन एट अ पावर स्टेशन। तो अगर टर्शरी में कैपेसिटर लगा दो तो वो ओवरऑल पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देती है। अगला पॉइंट, डेल्टा कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग, डेल्टा कनेक्टेड tertiary winding eliminates the problem of oscillating neutral in star star transformer, oscillating neutral in star star transformer। ठीक है, तो जब हम 3 फेज ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे ऑसिलेटिंग न्यूट्रल की। उसे हटाने का एक तरीका होता है डेल्टा कनेक्टेड टर्शरी वाइंडिंग। तो ये सारे ही एप्लीकेशन होते हैं एक हमारी टर्शरी वाइंडिंग के। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, अब एक क्वेश्चन लिखो। ऐसी जनरल क्वेश्चन लिखा रहा हूं, एक छोटा सा थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। व्हाट विल बी secondary voltage waveform, what will be secondary voltage waveform if a square wave is connected on primary side first ideal transformer, second प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। पहला आइडियल, दूसरा प्रैक्टिकल। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई करो, और जो लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं या ट्राई कर लिया है पॉज करके, वो लोग देखें। देखो, जैसे एक ट्रांसफॉर्मर है हमारा, सिंपल एक 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर मैं ले रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, प्राइमरी साइड पे जो वोल्टेज लग रही है V1, ये मेरी एक स्क्वायर वेव है, इससे कुछ फ्लक्स जनरेट होगा, मुझे पता करना है V2। देखो, अगर अभी लेंज लॉ को भूल जाएं तो मैं सिंपली कह सकता हूं V1 होगा N1 d phi बाय dt। तो फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रल V1 बाय N1 dt। स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन क्या होता है, स्क्वायर वेव का इंटीग्रेशन होता है ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, और फिर V2 को कैसे लिखोगे, N2 d phi बाय dt। अब देखो, समझे एक बार वेव फॉर्म, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अभी मैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहा हूं बस, कि मैंने अगर स्क्वायर वेव लगाई है तो फ्लक्स कैसा आना चाहिए, ट्रायंगुलर आना चाहिए ना। पोलैरिटी चाहो तो लेंस लॉ से चेक भी कर सकते हो। देखो, एक बार चेक कर ही लेते हैं कि माइनस वगैरह का फंडा तो नहीं आएगा कहीं। देखो जरा, प्राइमरी में अगर मुझे प्लस माइनस पता करने हैं तो क्या करोगे, मैंने जो बेसिक रूल बताया है कि एक इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोजिट में ले लो, इससे करंट पता कर लो। अगर डाउनवर्ड फ्लक्स बनाना है तो करंट आगे से लेफ्ट जाना चाहिए और पीछे से राइट। आगे से लेफ्ट का मतलब है करंट यहां आना चाहिए। तो अगर यहां एक रेजिस्टेंस लगा दें तो यही तो बन रही है प्लस माइनस, यानी पोलैरिटी तो सही है। ऐसे इसमें भी कह दो कि इंड्यूस्ड फ्लक्स इसका अप्लाइड से उल्टा हो, अप्लाइड से उल्टा होगा अगर, तो करंट कैसे जाएगा, राइट में। तो अगर यहां एक रेजिस्टेंस लगा दें तो प्लस माइनस। तो पोलैरिटी मैंने तुम्हें दोनों ही वाइंडिंग्स की सही दी है, इसीलिए मैं माइनस नहीं लगा रहा, सिर्फ प्लस। अब V1 जो मैंने दिया है वो है एक स्क्वायर वेव।
ठीक है, एक ऑड स्क्वायर वेव मान रहा हूं। अब इससे बनने वाला जो फ्लक्स है वो कैसा होगा, वो होगा ट्रायंगुलर। फ्लक्स को चाहो तो जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने ये मान लिया कि वो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। ठीक है, चाहते तो जीरो के पूरा ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, उससे आंसर पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब V2 क्या है, N2 d∅dt। d∅dt क्या है, स्लोप ऑफ फ्लक्स। तो जहां फ्लक्स इंक्रीजिंग है वहां उसका स्लोप पॉजिटिव, और जहां फ्लक्स डिक्रीजिंग है उसका स्लोप नेगेटिव। इंक्रीजिंग तो पॉजिटिव, डिक्रीजिंग तो नेगेटिव, फिर इंक्रीजिंग पॉजिटिव, डिक्रीजिंग नेगेटिव। तो यानी आउटपुट कैसा बन जाएगा, एक स्क्वायर वेव। ये बात क्लियर हुई। तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए ऐसी वेवफॉर्म बनेगी दैट इट विल बी अ स्क्वायर वेव। अब बात आती है प्रैक्टिकल की। अब देखो फ्लक्स पहले इंक्रीज हो रहा है और बाद में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कोई भी जो मटेरियल है उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होती है जिसके आगे की वो सैचुरेट कर जाता है। तो प्रैक्टिकल में ये पॉइंट लिखना, इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर, in a practical transformer, flux cannot increase. In a practical transformer, flux cannot increase indefinitely because after a certain value, the flux saturates and becomes constant. Flux saturates and becomes constant. अब देखो ये वाला फंडा समझते हैं। सबसे पहले V1 पे हमने एक स्क्वायर वेव लगाई है। अगर ये एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर होता तो फ्लक्स कैसा आना चाहिए था, ट्रायंगुलर। तो पहले मैं ट्रायंगुलर को ना डॉटेड में ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे ही आना चाहिए था ना, जो अभी हमने पिछले वाले केस में बनाया भी है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में इतना हाई नहीं जा पाएगा, ये सैचुरेट कर जाएगा। ठीक है, तो ये वेवफॉर्म एक तरह से क्लिप हो जाएगी। ये बात क्लियर हुई। अब जब वोल्टेज सेकेंडरी की निकालोगे, जिस रीजन में भी फ्लक्स कांस्टेंट हुआ उस रीजन में उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। तो देखो पहले ये कांस्टेंट है तो यहां जीरो है डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव, फिर कांस्टेंट हुआ डेरिवेटिव जीरो, फिर डेरिवेटिव नेगेटिव, फिर कांस्टेंट हुआ डेरिवेटिव जीरो, फिर डेरिवेटिव पॉजिटिव, इंक्रीजिंग ग्राफ है, फिर कांस्टेंट हुआ जीरो, फिर डिक्रीजिंग है, डेरिवेटिव नेगेटिव। तो अब की बार परफेक्ट स्क्वायर वेव नहीं आई, इसे क्या बोलोगे, इट इज अ पल्स वेवफॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब है आइडियल ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर वेव के लिए स्क्वायर वेव ही दे देगा, लेकिन एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर स्क्वायर वेव के लिए आउटपुट में देगा पल्स वेव। ठीक है, तो कई बार ना ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि अगर एक ट्रांसफॉर्मर में हम स्क्वायर वेव लगाते हैं तो आउटपुट कैसा होगा, तो आंसर क्या होगा, पल्स वेवफॉर्म। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लिखो, एक और छोटा सा क्वेश्चन, whether a practical transformer is a constant flux device, whether a practical transformer
आ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। देखो हम हमेशा क्या कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, कितना भी लोड लगा लो उसका फ्लक्स नहीं बदलता। कैसे? क्योंकि फ्लक्स प्रोपोर्शनल होता है V बाय एफ के, तो जब तक V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट रखोगे फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन देखो अब ध्यान से समझे, ट्रांसफॉर्मर के एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट पे मैं जा रहा हूं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करना कि प्रैक्टिकली क्या सीन होता है। ऐसा सिर्फ जनरली सुनने में आता है कि ट्रांसफॉर्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। क्या प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है? ये हमें वेरीफाई करना है। यही होता है ना? अब सबसे पहली बात तो क्या होती है कि जब हमने ईएमएफ की इक्वेशन डिराइव की थी, तो ईएमएफ हमने लिखा था 4.44 एफ एन फाई एम। तो फाई एम किसके प्रोपोर्शनल था? ई बाय एफ के, नॉट वी बाय एफ। वी बाय एफ तो हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया था, बट एक्चुअल में किसके प्रोपोर्शनल होता है? हमेशा ई बाय एफ के। एंड ई is not equal to V due to voltage drop across series branch। तो E V से बड़ा होगा या छोटा होगा? अब देखो, अगर वोल्टेज रेगुलेशन वाला टॉपिक याद है तो हम ये भी जानते हैं कि वोल्टेज रिड्यूस हो जाती है लैगिंग पावर फैक्टर के लिए और वोल्टेज इंक्रीज हो जाती है लीडिंग पावर फैक्टर के लिए। याद करो, मैंने बताया था लैगिंग पावर फैक्टर का वोल्टेज रेगुलेशन पॉजिटिव होता है और लीडिंग का नेगेटिव होता है। लीडिंग का नेगेटिव होने का मतलब है आरएक्स के अक्रॉस वोल्टेज कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। एक चीज सोचो ना, जैसे चलो मैं इसको फेजर से भी समझा देता हूं। फेजर से भी देखोगे ना तो भी क्लियर हो जाएगा। अब मान लो मैं V1 को रेफरेंस ले रहा हूं, I1 लैगिंग ले लो, ठीक है। अब V1 से E1 कैसे लिखोगे? इस सर्किट में अगर KVL लिखोगे तो तुम लिखोगे E1 इज V1 माइनस I1 R1 प्लस JX1। तो पहले मैं I1 R1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं या माइनस I1 R1 कर रहा हूं? माइनस I1 R1 जो होगा ना वो I1 के अपोजिट होगा माइनस साइन की वजह से। फिर माइनस I1 JX1, माइनस J का मतलब माइनस 90, माइनस 90 का मतलब ऐसे। तो ये क्या बन गया? E1, ठीक है। तो यहां हमें क्लियरली दिख रहा है E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो V1 से कम है। ऐसे ही देखो, अगर लीडिंग पावर फैक्टर होता, ये होता V1, लीडिंग में ये होता I1, तो V1 में से पहले I1 R1 सब्ट्रैक्ट करते यानी इससे उल्टा बनाते, फिर माइनस JI1 X1, ये आता। अब यहां से जो E बन के आता हमारा E1, ठीक है, वैसे सही से बना लेते हैं
ऐसा नहीं आएगा, ऐसे क्रॉस करके नहीं जाएगा। ये जो आता है E1, अब यहां क्लियरली दिख रहा है E1 का जो लेंथ आया है वो V1 से बड़ा है। इसका मतलब लैगिंग पावर फैक्टर में ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से कम आता है और लीडिंग पावर फैक्टर में ईएमएफ अप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा आता है। ये बात क्लियर हुई? फेजर तो क्लियर है ना, इसमें ज्यादा कुछ मेहनत वाला काम नहीं है। केवीएल इक्वेशन लगाइए, एक बार V1 से I1 को लैगिंग लिया है, एक बार V1 से I1 को लीडिंग लिया है। और प्लस जे का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, माइनस जे का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो I1 को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है ऐसे आना, इधर I1 को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है ऐसे नीचे आ जाना। ठीक है, बात क्लियर है? फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूं। 90 डिग्री क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन ये है और इधर 90 डिग्री क्लॉकवाइज वाली डायरेक्शन ये है। अब देखो इससे क्या मालूम चला कि अगर V1 को कांस्टेंट रख भी लो तो भी E1 कांस्टेंट नहीं रहने वाला। E1 या तो उससे कम या उससे ज्यादा होगा, और फ्लक्स जब E/F के प्रोपोर्शनल है तो फ्लक्स की वैल्यू लैगिंग पावर फैक्टर पे कम होगी और लीडिंग पे ज्यादा। तो ये वाला पॉइंट लिखना, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर induced EMF, for lagging power factor induced EMF is less than applied voltage. Induced EMF is less than applied voltage, but for leading power factor induced EMF is more than applied voltage. Induced EMF is more than applied voltage. Since phi proportional to E/F, so flux reduces at lagging power factor, and increases at leading power factor, ठीक है? तो ट्रांसफॉर्मर प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस नहीं होता, फ्लक्स हल्का सा कम या ज्यादा होता है। अगला ऐसे ही छोटा सा क्वेश्चन, इफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 90% efficiency, at 0.8 power factor lag, what is the efficiency at 0.8 power factor lead? What is the efficiency at 0.8 power factor lead? अब देखो, जब हमने एफिशिएंसी के ग्राफ ड्रॉ किए थे तो हमने लैग लीड नहीं लिखा था, सिर्फ पावर फैक्टर लिखा था। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, फॉर अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, फॉर लैगिंग पावर फैक्टर फाई डिक्रीजेस, फॉर लीडिंग पावर फैक्टर फाई इंक्रीजेस। अब जो हमारा हिस्टेरेसिस लॉस था वो क्या था, KH BM स्क्वायर इंटू F। स्टीनमेट्स कोएफिशिएंट मैंने 2 ले रखा है, एडी करंट KE BM स्क्वायर F स्क्वायर। तो एरिया तो डिवाइस का बदल नहीं रहा, एज फाई चेंजेस BM विल ऑल्सो चेंज। ठीक बात है, एरिया थोड़ी ना बदल रहे हैं, तो फाई के प्रोपोर्शनली तो है BM। तो फाई बढ़ने से BM, फाई कम होने से BM कम होगा तो आयरन लॉस कम हो जाएंगे, फाई बढ़ने से BM बढ़ेगा, आयरन लॉस बढ़ जाएंगे। यानी लीडिंग पावर फैक्टर पे आयरन लॉस बढ़ जाते हैं एज कंपेयर टू लैगिंग, तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो एफिशिएंसी आएगी दैट विल बी लेस देन 90%।
ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट एफिशिएंसी नहीं बता सकते, बस इतना बता सकते हो पहले से कम आएगी। तो ये वाला पॉइंट भी लिख लो। एट लीडिंग पावर फैक्टर इंक्रीमेंट इन फ्लक्स causes increment in core loss and hence efficiency reduces at leading power factor. Efficiency reduces at leading power factor. ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। तो ऐसे ना छोटे छोटे ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, ये तो कंसेप्चुअल थे, एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूं। क्वेश्चन लिखना, अ थ्री वाइंडिंग impedance matching transformer with turns ratio n1 ratio n2 ratio n3 with turns ratio n1 ratio n2 ratio n3 equal to 4 ratio 1 ratio 2 equal to 4 ratio 1 ratio 2 has two resistive loads 30 ohm and 15 ohm 30 ohm and 15 ohm in second and third winding 30 ohm and 15 ohm in second and third winding. What is the power drawn from the supply? What is the power drawn from the supply and current drawn from the supply at unity power factor? तो ये सर्किट हमें दिया है भाई एक 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। एक बार वीडियो पॉज करके ना इसको ट्राई करो कि कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में 2 से 3 मिनट का टाइम तुम्हें लगना चाहिए। एक बार वीडियो पॉज करो, ट्राई करो, और फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूं। अब जो लोग ट्राई कर चुके हैं, जो लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, हम इसके सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब देखो, मेरे को V1 तो पता है, प्राइमरी के अक्रॉस वोल्टेज है 16, बट अभी मुझे सेकेंडरी और टर्शरी की वोल्टेज नहीं पता। तो मैं V2 निकाल लेता हूं, कितना होगा N2/N1 इंटू V1, यानी 1/4 इंटू 16 4 वोल्ट। V3 इसको भी ऐसे निकाल लो, यानी 2/4 इंटू 16, तो ये कितना हो गया 8 वोल्ट। अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड मैं बताता हूं, पावर कंजर्वेशन। जो मुझे पर्सनली बेस्ट मेथड लगता है वो होता है पावर कंजर्वेशन, क्योंकि सबसे कम टाइम इस मेथड में लगता है। ट्रांसफॉर्मर में कोई लॉसेस तो बताए नहीं, तो इनपुट और आउटपुट पावर बराबर होगी। तो इनपुट पावर इज सेकेंडरी पावर प्लस टर्शरी पावर। सेकेंडरी की वोल्टेज है 4 वोल्ट और उसमें रेजिस्टेंस है 30 ओम का। टर्शरी की 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 15 ओम का। ठीक है, तो ये आ गई 4.8 वॉट। और अगर करंट चाहिए तो उसने बोला है कि पावर फैक्टर यूनिटी है, तो VI cos phi, तो यहां से करंट कितना आ गया 0.3 एम्पियर। ठीक है, अब इसके बाद
मेथड 2, पावर कंजर्वेशन के बाद अगला मेथड क्या हो सकता है? इंपीडेंस रेफरल। अब इंपीडेंस को कैसे रेफर करोगे? ये 16 वोल्ट है, 30 ओम जब इधर आएगा तो कितना बन के आएगा? 30 इंटू N1/N2 का स्क्वायर। उधर भी वाइंडिंग के पैरेलल है तो इधर आके भी वाइंडिंग के पैरेलल ही लगाना। 15 इंटू N1/N3 का स्क्वायर। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा? अगर N1, N2 और N3 की वैल्यू डाल दो, 16 वोल्ट, N1/N2 यानी कि 4, तो 30 इंटू 4 स्क्वायर 480, 15 इंटू 4/2 का स्क्वायर यानी 15 इंटू 2 स्क्वायर 60। अब यहां से पावर कैसे निकाल लोगे? दोनों के अक्रॉस 16 वोल्ट है, या इक्विवेलेंट भी निकाल सकते हो चाहो तो ये भी आएगी 4.8 वॉट। ठीक है। तीसरा मेथड होता है एमएमएफ बैलेंसिंग। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहां I2 और यहां I3 निकालना पड़ेगा। V2 है 4 वोल्ट तो I2 कितना हुआ? 4/30। I3 कितना हुआ? 8/15। अब लगा लो एमएमएफ बैलेंसिंग। N1 I1, I0 तो दिया नहीं है तो I0 भूल जाओ। N2 इंटू 4/30, N3 इंटू 8/15। N1 से डिवाइड कर दो तो N2/N1 कितना हो जाएगा? 1/4। और N3/N1 कितना हो जाएगा? 2/4। तो ये हुआ 1/30 और ये हुआ कितना? 4, ये हुआ 8/30 तो 9/30.3। ठीक है, यही तो करंट आ रहा था 0.3 एम्पियर। तो ये तीनों मेथड चला सकते हो जब एक 3 वाइंडिंग या इवन 2 वाइंडिंग की बात आए, बट पावर कंजर्वेशन सबसे ज्यादा इजी पड़ता है बाकी सभी मेथड से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको इन दोनों वीडियोस के अंदर बताया, जिनपे कि अक्सर एक स्मॉल क्वेश्चन देखने मिल जाता है, कंसेप्चुअल या ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सभी बातों को भी माइंड में रखना, जस्ट कॉन्सेप्ट्स को ही नहीं, ये छोटी छोटी बातें काफी रेलिवेंट होती हैं। तो ये हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का स्टडी था। अब आगे जो हम बात करेंगे, अब हम आगे बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर की। ठीक है, कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का एप्लीकेशन हम कैसे देखते हैं, दैट इज ऑटो ट्रांसफार्मर। बट वो सब बातें जब अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।